सो हे एवरीवन, दिस इज अथर चौक से फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। इस वीडियो में काफ़ी सारे थॉट्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर रिवीजन कराने की मैंने कोशिश की है वेक्टर्स की आप सबको। सो होप यू लाइक द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सो यार, अलॉन्ग विद द रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वेक्टर के कुछ रिवीजन नोट्स भी ऐड किए हुए हैं। एंड सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि डू रिवाइज वंस, ताकि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी एक बार क्लियर हो जाए। एंड अलॉन्ग विथ इट यू कैन ऑल्सो सी जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स और इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर दो वेक्टर ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हों तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है जिसके लिए अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर जो दे रखे हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थॉट देखते हैं क्या सोचना चाहिए। तो एक बात आप समझो कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, लेट से ये नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, और तब ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट फॉलो करते हैं, दैट इज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर अगर जीरो के इक्वल है तो दोनों जो स्केलर्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों जीरो के इक्वल होते हैं। ओके, तभी ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज अगली ये देखते हैं कि अगर अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर को कोलिनियर बनाना है तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट फॉलो करेंगे जो कि होगा अल्फा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर। समझ रहे हो? वही चीज हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं वैल्यूज। क्यों? क्योंकि कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है? अल्फा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर, जहाँ पे लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करके दोनों को जीरो को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये दोनों क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। और नॉन कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन हमने देख ली है थॉट में। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, तो इससे क्या आएगी? लैम्डा की वैल्यू -1/2। अब लैम्डा को ऊपर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या मिली? x इज इक्वल्स टू 1/4, और यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जिस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे यार क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जहाँ पे EF क्या है? मिड पॉइंट से BC और CD के। ओके, तो और AE और AF है, डायगोनल को मीट कर रहे हैं BD एट Q एंड P रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? DP/PB एक रेशो है, उसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो थॉट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को क्या आइडिया आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट वी शुड फाइंड द लाइन्स ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। ठीक है, वही लिख लेते हैं हम लोग एक बार। गिवन पॉइंट जैसे P और Q है, ये किन दो लाइन पे लाई कर रहे हैं? लेट से P AF और BD पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देन इट्स वेक्टर बाय यूजिंग अदर वेक्टर्स, ओके, एंड बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। है कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला की मदद से दूसरे वेक्टर्स के टर्म में हम उस पॉइंट का वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सिंपली इक्वेटिंग द टू वेक्टर्स, है ना? अब जैसे सभी पॉइंट्स को एक वेक्टर अलॉट कर देते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। जैसे ही f आ गया b/2 प्लस डी और e आ गया b प्लस d/2 वेक्टर, है ना? अब हम आगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ आगे बढ़ते हुए dp/pb क्या है? μ/1, और ap/pf को ले लेते हैं λ/1। सपोज कर लिया हमने ये। क्यों? क्योंकि p लाई कर रहा था इन दोनों लाइंस पे, तो अब पोजीशन वेक्टर ऑफ p को सेक्शन फॉर्मूला की मदद से लिख लेते हैं। है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लिया, और dp/pb के लिए म्यू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन μ+1, है ना? तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब दोनों वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। है कि नहीं? तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब
और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब बी और डी वेक्टर तो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको और सिंप्लीफाई करते जाते हैं। आप एक थॉट हमेशा याद रखना कि कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, और उन्हीं वेक्टर्स के कोफिशिएंट 0 के बराबर होंगे अगर उन वेक्टर्स का कोई स्केलर प्रोडक्ट के सम, स्केलर मल्टीपल के साथ सम करके 0 पे इक्वेट किया जाए, है ना। तो उसी तरह हम लोग सोल्यूशन को आगे की तरफ पढ़ते हैं और इसको और सिंप्लीफाई करके दोनों को 0 पे इक्वेट कर देते, तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू और लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। नीचे मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डीपी बाई पीस। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं सच दैट ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू ए माइनस टू बी का मॉड, तो क्या है, चार ऑप्शन दे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर जज करना है। तो थॉट क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब भी मॉड्यूलस के टर्म्स में, मॉड्यूलस के में अगर आपको गिवन इक्वेशन दी हो, ओके, तो फिर क्या करना चाहिए कि देन स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू सिंप्लीफाई, है ना। आप ये समझने की कोशिश करो, जब हम मॉड को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमको डॉट प्रोडक्ट और एब्सोल्यूट वैल्यूज के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो उसी तरह इस इक्वेशन को भी कर देते हैं, तो उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये मिल गया हमको, जहाँ से 2a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड बी का स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करते हैं, अब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, ओके, तो ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए। देन उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किसकी, एक पर्टिकुलर वैल्यू की। तो कभी भी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या, एक्सप्रेशन क्या दी हुआ है, ए डॉट बी प्लस 4/mod b² + 2, इसको और अलग टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसको एनालाइज करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, AMGM, ओके, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली, AMGM की मदद से हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दैट इज, अगर 1 प्लस ए डॉट बी प्लस 4/2 ए डॉट बी प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, देन दैट वुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस ए डॉट 1 प्लस ए डॉट बी इंटू 4/2 इंटू ए 1 प्लस ए डॉट बी, है ना। और तो इससे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और टोटल एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 - 1। तो इसी तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमको मिल जाएगा डी ऑप्शन। तो यार यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड पैरेलल टू सी वेक्टर, और उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन उस लाइन में। ओके, तो आप एक चीज़ समझो, अगर लाइन की इक्वेशन क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, अगर कोई पॉइंट बी वेक्टर उस लाइन पे लाई कर रहा हो और वो पैरेलल हो सी वेक्टर के, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। ओके, अब ये ए पॉइंट है, इसकी ए पी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। ओके, तो क्या फॉलो करेगा ये चीज़, डॉट प्रोडक्ट ए पी वेक्टर और सी वेक्टर का जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे दोनों। ओके, अब इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं जो कि होगा बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर, और ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, है ना, सही बात है। तो इसी तरह हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा मिल जाएगा तो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे और जनरल पॉइंट पी का कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, अब रिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप एक चीज़ समझो कि जो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा, लेट से ए डैश, ए डैश का मिड पॉइंट क्या होगा, पी होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, गॉट इट। फिर उसके बाद देखते हैं एक दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम अ लाइन यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट की मदद से देखा, अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, ये ए वेक्टर, वही लाइन की इक्वेशन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इंटू मॉड सी साइन थीटा,
और लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर लेंथ, मॉड ऑफ ए माइनस बी साइन थीटा, तो उसी को मैनिपुलेट करके ये फाइनल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आइए बात समझ में। फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो अब ये क्या चीज होती है, तो इट इज द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ। दो स्क्यू लाइंस होंगी, लेट से वो कोई कोई जरूरी नहीं कि वो प्लेनर लाइंस हो, तो उन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। एक लाइन है, ये है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, और दूसरी लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर और पी वेक्टर क्या है, दोनों के रेस्पेक्टिव पैरेलल्स, और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ये दोनों पॉइंट्स उन लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप एक चीज समझो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किस किस डायरेक्शन में होता है, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो वो होगा पी क्रॉस क्यू, यही वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और शॉर्टेस्ट, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और उसका प्रोजेक्शन हम लोग परपेंडिकुलर के थ्रू ले लेंगे। वैसे ही n1 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ n1 जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है L1 लाइन पे, वो होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, और n2 क्या होगा, बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। तो एक चीज ये भी क्लियर है कि n1 n2 जब p वेक्टर और q वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। इससे हमको लैम्डा और म्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएगी और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जेईई मेंस में डायरेक्टली पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। ओके, कूल। तो यार यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें ए सी वेक्टर क्या है, बाइसेक्टर है एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर का। इस नोटेशन का ये मतलब है, जो कि किसके बराबर, 120 डिग्रीज के। अब एक कंडीशन दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, तो पूछा है कोस ऑफ एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये सोचते हैं, थॉट है कि प्रोसीड एज द क्वेश्चन सेज। ओके, प्रोसीड सिंपली एज द क्वेश्चन स्टेट्स। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम बनाते ही यहाँ पे यह है ए सी ए बी वेक्टर, और ये क्या है, ए डी वेक्टर। ठीक है, अब एक सी पॉइंट कोई जनरल ले लेते हैं और वहाँ पे ए सी वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं डी सी और सी बी को, है ना। अब क्या दिया हुआ है, एंगल कितना है, पाई/3, और पाई/3 डी ए सी और सी ए बी एंगल, क्योंकि क्या है, बाइसेक्टर है ए सी वेक्टर। ठीक है, और ऐसे ही नोटेशन नाम दे देते हैं सबको। लेट से ए को ओरिजिन मान लेते हैं, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो कंडीशन दी हुई है उसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लिखने की कोशिश, है ना। तो उसी तरह ए सी वेक्टर को अगर लैम्डा मान लिया तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा, और इसी तरह ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा, है ना। ये सब क्या है, यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्या है, नाउ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, सबसे पहले तो नोटेशन, ये एंगल है बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच का। तो कभी भी जब हमें एंगल निकालना हो तो थिंक ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कभी भी एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, बी ए वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सी ए वेक्टर। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया हमने। तो अब आगे की तरफ क्या देखेंगे कि बी डॉट बी वेक्टर डॉट डी माइनस सी वेक्टर को कैसे लिखें, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी, है कि नहीं। तो अब आगे और क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा मॉड बी मॉड सी कॉस पाई/3 माइनस मॉड बी मॉड डी कॉस 2 पाई/3, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा के टर्म्स में जैसे हमने ऊपर लिखा था उन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आगे सिंप्लीफाई करते जाते, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 लैम्डा स्क्वायर, है ना। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर के लिए मॉड बी और मॉड ऑफ डी माइनस सी। तो कभी भी मॉड किसी लेंथ का निकालना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वैसे इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिंप्लीफाई करते हैं और आगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिली हमको मॉड ऑफ डी माइनस सी वेक्टर के स्क्वायर की 7 लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, मॉड ऑफ डी माइनस सी वेक्टर रूट 7 लैम्डा। अब कुछ नहीं करना है, अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसमें सब्सटीट्यूट करना है कि नहीं। तो उसको सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं।
तो आ जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 5 लैम्डा इंटू रूट 7 लैम्डा। ये किसके बराबर है? 2/√7 के। तो ऊपर ऑप्शन चेक करते हैं, तो सही आंसर क्या है? सी। ओके। तो यार यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तीन वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं जहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वन, वाई नॉट इक्वल टू वन और जेड नॉट इक्वल टू वन है। तो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/1 - x प्लस 1/1 - y प्लस 1/1 - z। तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि कंसेप्ट है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो आप समझो कि एक तीसरा वेक्टर आर वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ कोप्लेनर है, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोई भी प्लेन में हम लोग ले सकते हैं। तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, जहाँ पे एक्स और वाई स्केलर्स हैं। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बोला हुआ है तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म्स में इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे देखते हैं, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। तो अब अगर आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स दोनों साइड ऑफ इक्वेशन एल एच एस आर एच एस में इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए। एक चीज़ और आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे 1/1 - x दिया हुआ है, तो हमको अगर हम 1 - x 1 - y और 1 - z निकालें और तीनों का रेसिप्रोकल करके ऐड कर दें, तो हमको फाइनल आंसर मिलना चाहिए। तो उसी टाइप की हम लोग कुछ कोशिश करते हैं। तो आएगा x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, 1 इक्वल टू लैम्डा वाई प्लस म्यू और 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू जेड। 1 - x किसके बराबर? 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू। 1 माइनस वाई किसके बराबर आएगा? लैम्डा माइनस 1 प्लस म्यू अपॉन लैम्डा। और 1 माइनस जेड किसके बराबर आएगा? म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा बाय म्यू। हम इन तीनों का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। 1/1 - x प्लस 1/1 - y प्लस 1/1 - z किसके बराबर है? 1/1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 प्लस म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू, और ये किसके बराबर है? 1 के। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। और ये आंसर कौन सा ऑप्शन के? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगर दो वेक्टर मॉड ए मॉड बी इक्वल टू 1 है एंड मॉड ए प्लस बी इक्वल टू √3 है, देन इफ सी बी ए वेक्टर सच दैट एक कंडीशन दी हुई है, देन सी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? तो यार हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वी हैव मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3। तो पहला थॉट क्या हो जाएगा? इफ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज गिवन देन स्क्वायर बोथ द साइड्स। ठीक है, हम स्क्वायर कर देंगे तो हम हमारे लिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड्स को इसी इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा? इससे सिंप्लीफाई होकर मिलेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3, है कि नहीं? अब क्वेश्चन की मदद से लिखेंगे मॉड ए और मॉड बी 1 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर है दोनों। तो उससे क्या मिल जाएगा हमको? ए डॉट बी मिल जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इक्वल टू 3a क्रॉस b, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक आप दूसरा थॉट समझो। दूसरा थॉट ये कहता है कि समटाइम्स, पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ओके। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो डू डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बाय अ वेक्टर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वेक्टर इक्वेशन, है ना। तो अगर आप किसी वेक्टर से डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे और वो और सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो वो हमें करना चाहिए। तो इसी इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर हम बी से डॉट प्रोडक्ट कर दें दोनों साइड का, है कि नहीं, अगर बी से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आप आगे देखोगे कि इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे करेंगे, सी माइनस ए माइनस 2b डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर। तो अब ये एस टी पी हो गया और एस टी पी में दो वेक्टर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। और इस टर्म को और सिंप्लीफाई करते हैं इस साइड एल एच एस को, तो सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, सी डॉट बी की वैल्यू, क्योंकि ए डॉट बी ऊपर दिया हुआ था और बी स्क्वायर तो 1 के बराबर है, यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर, है ना। तो इससे क्या आ गया, सी डॉट बी की वैल्यू आ गई 5/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर यार इस क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R3 वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉट बी स्क्वायर प्लस कॉट सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है जिसे पॉसिबल हो। तो कंसेप्ट देखते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स का क्या इंप्लाई करता है कि वो तीनों कोप्लेनर हो। देन सेकंड है ए बी सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो एस टी पी की बेसिक डेफिनेशन। और बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर क्या कहता है, ये एडिशनल है, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्योंकि कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी दी हुई है तो इस टीपी को क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, ओके। जो गिवन वेक्टर्स R1 R2 और R3 के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। देन सेक्स स्क्वायर है 1 1 1 सेक्स स्क्वायर बी 1 और 1 1 सेक्स स्क्वायर सी, और डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेक्स स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए थॉट्स। सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो उसी को हम लोग ऊपर वाले सिंप्लीफिकेशन में रख देंगे और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी इंटू टैन स्क्वायर सी, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना चाहिए कि अगर हम दोनों साइड टैन स्क्वायर ए टैन स्क्वायर बी और टैन स्क्वायर सी के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हमको और सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा जिस फॉर्म में हमको एक्सप्रेशन चाहिए। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ओके। तो ये मिल गया, तो समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर आ गया -1। अब आप एक बात समझो कि अबोव इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज तीन स्क्वायर्स का सम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है कि नहीं, सही बात है ना। तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम नेगेटिव हो सकता है क्या, तो इसी के चक्कर में हमको ये मिलता है कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, डी, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यार इस क्वेश्चन में ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, ओके। तो एंगल पूछा गया है ए और बी में। तो यार हम सबसे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक ट्रिक देखते हैं जिसमें ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है, तो बी को हम 2 नंबर दे देते हैं और सी को 3। तो लिखते हैं 2 - 3 सबसे पहले लिखेंगे, और फिर 2 लिखा है तो 1 और 3 बचे, तो 1.3 दैट इज ए डॉट सी, और 3 लिखा हुआ है तो 1.2 दैट इज ए डॉट बी। सिमिलरली ए क्रॉस बी अगर ब्रैकेट में और इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ किया जाता है तो 1 2 3 नंबर दे दिया, 2 - 1 और 1.3 दैट इज ए डॉट सी, है ना। ए डॉट सी माइनस ए लिखा हुआ है तो 2.3 दैट इज बी डॉट सी। तो इसी तरह अब हम आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वालिटी implies ए
क्रॉस सी को सिंप्लीफाई कर लिया हमने ऊपर जैसे, तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू। अब ए डॉट सी क्या है, 1/√2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग आगे, तो एक साइड ऑफ इक्वेशन में लेके जाके बी का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया और सी का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, बी एंड सी आर कोलिनियर, दस अगर बी और सी कोलिनियर हुए तो दोनों का कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, है कि नहीं। तो तब ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोप्लिनर हो जाएंगे अगर बी और सी कोलिनियर हो गए तो मतलब ए डॉट सी 1/√2 के नहीं इक्वल होना चाहिए और ए डॉट बी भी 1/√2 के नहीं इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 1 - 1/√2, है ना। आई आपको बात समझ में। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कॉस थीटा क्या आ गया, -1/√2, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो थीटा आ गया 2 पाई 3 पाई/4 और करेक्ट ऑप्शन है ए। तो अगला क्वेश्चन है, वेक्टर बी tan अल्फा -1, 2 रूट tan अल्फा बाई 2 और सी वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है तो वेक्टर ए 1, 3, sin 2 अल्फा ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है जेड एक्सिस से, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर से सी वेक्टर के, तो इसका मतलब है बी डॉट सी की वैल्यू 0 होगी, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो इससे हमको क्या मिलता है, ये इक्वेशन मिल जाती है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से tan अल्फा आ जाता है 3 और -2, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करने से इसको। और क्या दे रखा है, ऑल्सो ए मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ जेड एक्सिस। तो दूसरी कंडीशन की मदद से हमको क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन के जो रूट्स आए उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट के लेस दैन 0 है, देयरफॉर sin 2 अल्फा लेस दैन 0 होगा। नाउ इफ tan अल्फा की वैल्यू अगर 3 है, ओके, तो देन sin 2 अल्फा किसके बराबर होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है हमको ये रिजल्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 4/3। अब आप एक बात समझो, अगर tan अल्फा की वैल्यू -2 होती तो क्योंकि 4/3 ग्रेटर दैन 0 होता है ना, तो tan अल्फा की वैल्यू -2 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 4/3 ऊपर ग्रेटर दैन 0 था, तो tan पाई माइनस अल्फा 2 है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मदद से अल्फा का जनरल रिजल्ट ही आ जाता है, तो जो कि इसके बराबर है। पहले हम लोग थॉट देख लेते हैं। सो डू रिमेंबर टू क्रॉस चेक द obtained values from one equation to verify correct answer from all possible conditions, है ना। वही हमने इस क्वेश्चन में किया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, बी ऑप्शन। तो यार अगले क्वेश्चन में देखते हैं, G1 G2 G3 सेंट्रॉइड ट्रायंगुलर फेस, ये एक टेट्राहेड्रन बना हुआ है यहाँ पे, ओके, ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन। अगर V1 वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी का, और V2 क्या है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम है, तो OG1 OG2 और OG3 तीन कॉन्करेंट एजेस हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम के रेशो पूछा हुआ है, बेसिकली V1 और V2 के का रिलेशन पूछा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट विंडो में आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन और सेंटर ऑफ पैरेलल पाइप की वैल्यूज लिखी हुई है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगर ओ को ओरिजिन मान लें, ठीक है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, अब हम पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं ऑफ ए बी सी बी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ वेक्टर्स G1 G2 एंड G3 आर, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी हेल्प से हम लोग लिख लेते हैं b प्लस सी बाई टू, सी प्लस ए बाई टू और a प्लस बी बाई टू, है ना। तो V1 क्या होता है, ए बी सी का बॉक्स अपॉन सी। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जो कि उसके कोटर्मिनस एजेस होते हैं। सिमिलरली V2 जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम है वो क्या होगा, OG1 OG2 और OG3 इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब V2 को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिख सकते हैं हम OG1 OG2 और OG3 के जो वेक्टर्स फॉर्म में हमने ऊपर लिखा था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है कि नहीं, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं,
जो कि HTP के प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी मदद से इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में और ब्रेक कर सकते हैं हम। तो उससे हमको क्या मिलेगा, लेट्स सी, ऑन सिंप्लीफाइंग V2 इज इक्वल टू, V2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और V2 इज इक्वल टू 2/27 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC और बॉक्स ABC। अब V1 V2 मिल गए, दोनों को डिवाइड करते थे तो क्या आता है, 9V2 इज इक्वल्स टू 4V1। बहुत सिंपल था, है ना, समझ में आया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, A। ओके यार, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपके ऐसे सपोर्ट की जरूरत है। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।